हेलो स्टूडेंट्स, SSLD वाशनी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको क्वेश्चन वाइज ध्यान से देखें। आज मैं आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस के डिस्कशन कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप इज़, यानी बिजनेस ओनरशिप की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है। सिंपलेस्ट सबसे पहला पॉइंट उसमें दे रखा है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप का मतलब सिंगल पर्सन बिजनेस। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मीन्स दो या दो से ज़्यादा लोग उसे करें। तीसरा कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन मतलब हमारा कोई भी कंपनी। और चौथा कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है हमारी वो होती है प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसको आसानी से बनाया जा सकता है। उसको किसी भी रजिस्ट्रेशन वगैरह कंपलसरी नहीं है उसके लिए, तो उसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज एटलीस्ट 10 एडल्ट्स, नंबर ऑफ मैक्सिमम लिमिट इन केस ऑफ। मैक्सिमम लिमिट जो है 10 लोगों की मैक्सिमम लिमिट किसके लिए ज़रूरी है। पहला है कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरा जॉइंट हिंदू फैमिली, तीसरा पार्टनरशिप और चौथा ऑप्शन हमारे सामने है कंपनी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 10, कम से कम 10 लोग जो एडल्ट्स हों, जो मेजर हों, उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ जनरल पार्टनरशिप इज़। जनरल पार्टनरशिप की क्या डिसएडवांटेज है, मतलब जनरल पार्टनरशिप के क्या एक नुकसान क्या है। सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने दे रखा है द अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। दूसरा डिसएग्रीमेंट अमंग गेस द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है। तीसरा ऑप्शन शेयर्ड मैनेजमेंट और चौथा ऑप्शन डिफ़िकल्टी ऑफ टर्मिनेशन। तो सबसे मेजर डिसएडवांटेज जो मानी जाती है जनरल पार्टनरशिप में वो मानी जाती है अनलिमिटेड लायबिलिटी, है ना। हमें मालूम है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी अगर किसी भी फर्म के ऊपर लोन्स हो जाते हैं तो उनकी जो फर्म की जो लायबिलिटी है वो शिफ्ट हो जाती है पार्टनर्स के ऊपर। इसीलिए पार्टनरशिप की सबसे मेन डिसएडवांटेज जो है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। नेक्स्ट इज द मेजर एडवांटेजेस ऑफ द फ्रेंचाइजीज इज। फ्रेंचाइजीज की सबसे मेन एडवांटेज क्या है। फ्रेंचाइजी का मतलब है कि आपने ब्रांच खोली किसी की, तो उसमें पहला ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट असिस्टेंस। ट्रेनिंग और मैनेजमेंट असिस्टेंस मतलब जिस कंपनी की भी फ्रेंचाइजी खोली गई है वहाँ से ट्रेनिंग और मैनेजमेंट की हेल्प मिलती है। दूसरा पर्सनल ओनरशिप, आपको पर्सनल ओनरशिप मिल जाती है। और नेशनली रिकॉग्नाइज नेम, और एक नेशनली रिकॉग्नाइज नेम मिल जाता है। तो ये तीनों ही हमारी फ्रेंचाइजी के फ़ायदे हैं, ब्रांच लेने के फ़ायदे हैं। अगर हमने कोई एजेंसी किसी से ली तो उस एजेंसी में हमें तीनों फ़ायदे मिलेंगे कि मैनेजमेंट को ट्रेनिंग भी मिलेगी, पर्सनल ओनरशिप भी होगी उसके अंदर, और नेशनल रिकॉग्निशन नेम भी मिल रहा है उस कंपनी का जिसकी भी हमने फ्रेंचाइजी ली हुई है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट इज प्रॉफिट डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड। प्रॉफिट जो है वो शेयर्ड नहीं होता है। दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है। तो कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट होता है वो शेयर्ड होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है उसमें अकेला आदमी होता है, तो सारा का सारा प्रॉफिट उसी पर्सन को मिलता है क्योंकि सिंगल ओनर होता है उसके अंदर। नेक्स्ट इज जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी कई सारे मेंबर्स होते हैं, तो उसमें भी हमारा प्रॉफिट जो है वो कई मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और पार्टनरशिप में भी हमारे कई पार्टनर्स होते हैं, तो प्रॉफिट जो है वो कई पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड, मतलब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें प्रॉफिट शेयर्ड नहीं होता। तो प्रॉफिट जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में शेयर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे अकेला पर्सन ही होता है ओनर, इसलिए सारा का सारा प्रॉफिट उसी को मिल जाता है। तो आंसर इज बी, सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज द लार्जेस्ट सेल वॉल्यूम इज द। इसमें से कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सेल वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है पार्टनरशिप, दूसरा ऑप्शन कॉरपोरेशन, तीसरा ऑप्शन
कोऑपरेटिव सोसाइटी और चौथा ऑप्शन मल्टीनेशनल। तो कॉरपोरेशन मतलब कंपनी, और पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी 10 लोगों का कम से कम एक ग्रुप होता है। तो कॉरपोरेशन जो है वो सबसे बड़ा वर्ड है, जिस बिजनेस का सबसे बड़ा साइज होगा उसी बिजनेस का सेल वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा। तो कॉरपोरेशन जो है वो सबसे लार्जेस्ट फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की है, इसलिए सबसे ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम कॉरपोरेशन का होगा। 7th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर इनकॉर्पोरेटिंग। इनमें से कौन सा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है इनकॉर्पोरेशन का। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। दूसरा मोर मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, और तीसरा इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी, और चौथा ऑप्शन हमारे पास शेयर्ड मैनेजमेंट। तो इनकॉर्पोरेशन की ज़रूरत जो पड़ती है वो हमें कंपनी में पड़ती है, और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होना मैंडेटरी होता है। तो इनकॉर्पोरेशन के लिए जो पर्पस होता है, उसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है क्योंकि कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी की लायबिलिटी जो है वो कंपनी तक ही लिमिटेड होती है, और उसके शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है वो उसके शेयर होल्डर तक ही लिमिटेड होती हैं। इसलिए आंसर जो होगा वो होगा लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एज पर लॉ इज कॉल्ड। स्ट्रक्चर मतलब कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट दो अलग अलग लोग माने जाते हैं लॉ के अकॉर्डिंग। तो हमें मालूम ही है कंपनी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कंपनी अपने आप में एक अलग पर्सन होती है और उसकी ओनरशिप जो है वो अलग होती है। तो आंसर जो है वो हमारा कंपनी होगा। चौथा 9th क्वेश्चन है प्रोविजंस ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू द मेंबर्स एट द रीजनेबल रेट्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ। मेंबर्स को रीजनेबल रेट पर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड कराने का प्रोविज़न किस में है। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, दूसरा ऑप्शन हमारे सामने है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तीसरा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और चौथा प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जिनमें हम अपने मेंबर्स को रेजिडेंशियल एकोमोडेशन रीजनेबल रेट पर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आंसर इज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है। जो ऑप्शन हमारे सामने दे रखे हैं 1 शेयर 1 वोट, 1 मैन 1 वोट, और तीसरा ऑप्शन नो वोट और मल्टीपल वोट। तो हमें मालूम है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं हर मेंबर को वोटिंग पावर होती है। जितने भी डिसीजंस कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिए जाते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग लिए जाते हैं। तो हर पर्सन के पास एक वोट का राइट होता है। तो आंसर जो होगा हमारा वो होगा बी, 1 मैन 1 वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इनमें से कौन सी सोल प्रोप्राइटरशिप की एडवांटेज है। पहला ऑप्शन हमारे सामने दे रखा है इजी ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, सेकेंड ऑप्शन बीइंग योर ओन बॉस, थर्ड ऑप्शन प्राइड ऑफ ओनरशिप, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम कहें इजी ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को इजीली हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है उसे। बीइंग योर ओन बॉस क्योंकि आप अकेले उसके ओनर हैं, आप ही उसके ओनर हैं, तो आप खुद अपने आप में बॉस हो गए उसके, और अपनी ओनरशिप पर आपको प्राइड भी होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 है इसके बाद नेक्स्ट, इन केस ऑफ डैश रजिस्ट्रेशन इज अ कंपलसरी। इनमें से किस बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। हम जानते हैं पहला ऑप्शन दे रखा है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल होता है, कराना चाहें तो कराइए। पार्टनरशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है, कंपलसरी नहीं होता है। कंपनी के लिए लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। तो करेक्ट आंसर इज कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 अ पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड। अब एक ऐसा पार्टनर जिसका एसोसिएशन जनरल पब्लिक को नहीं पता होता है कि वो कंपनी का, वो फर्म का जो है वो पार्टनर है या नहीं है, तो उस पार्टनर को कौन सा पार्टनर कहा जाता है। तो हम 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है एक्टिव पार्टनर,
एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो पार्टनरशिप फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दे और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन उसका न हो। तीसरा होता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो अपने नाम के लिए पार्टनर है फर्म के अंदर। और चौथा ऑप्शन हमारे पास है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर वो फर्म का पार्टनर तो है लेकिन लोगों को उसके बारे में नहीं पता। तो आंसर इज डी, सीक्रेट पार्टनर। 14 क्वेश्चन हमारा है, द कर्ता इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज़। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो कौन सी होती है? पहली नो लायबिलिटी फॉर डेट्स, दूसरी अनलिमिटेड लायबिलिटी, तीसरा जॉइंट लायबिलिटी और चौथा लिमिटेड लायबिलिटी। कर्ता की लायबिलिटी जॉइंट हिंदू फैमिली में अनलिमिटेड होती है कि अगर जॉइंट हिंदू फैमिली लॉस में जा रही होगी तो उसकी जो रिकवरी है वो कर्ता से की जाएगी, इसलिए उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, अ पार्टनर हु इज़ नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व इन द पार्टनरशिप बट लैंड्स हिज नेम फॉर द पब्लिक रिलेशन पर्पज इज अ। एक पार्टनर जो एक्चुअली पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन वो पब्लिक रिलेशंस में उसने अपना नाम जो है वो उस पार्टनरशिप फर्म को दे रखा है, तो वो कौन सा पार्टनर कहलाएगा? वो नॉमिनल पार्टनर कहलाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमारा डिस्कशन हुआ कि ऐसा पार्टनर जो अपना नाम दे रहा है तो वो पार्टनर नॉमिनल पार्टनर कहलाएगा। तो नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं, फिर से दोबारा स्टार्टिंग होती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पॉपुलर फॉर्म कौन सी है? क्वेश्चंस थोड़े हमने चेंज करके उसी तरीके से उनको आगे लेते हैं हम। सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज द ओल्डेस्ट एंड पॉपुलर फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज स्पेशली फाउंड इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के अंदर पाया जाता है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप सभी जगहों पर होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एनजीओ सभी जगहों पर होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी सभी कंट्रीज़ में होती हैं, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में स्पेसिफिकली पाया जाता है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हमारा आंसर होगा इसमें। थर्ड क्वेश्चन इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर कंपल्सरीली रजिस्टर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी इनमें से किस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके नाम से ही मालूम चल रहा है हमें, द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। दो ऑप्शन हमारे सामने है, एक तो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1922 और एक है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 जो है वो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, उसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराया जाता है। कंपनी एक्ट में 2013 में कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पार्टीज़ के बीच में उनका रजिस्ट्रेशन उनको डील किया जाता है। उसके बाद आता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर देयर। कितनी टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं हमारी? 6 टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सतीश लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग द COVID-19 pandemic. Now he wants to start a business of his own in his hometown. Satish has limited finance available with him and he does not want many legal formalities to start a business. Suggest Satish which form of business organization he should go for. ये बताइए कि इनमें से कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए सबसे सूटेबल होगा। अगर कम अमाउंट में हमें बिजनेस शुरू करना है, हमारे पास कम फाइनेंस है, तो हमारे लिए सबसे सूटेबल बिजनेस जो होगा वो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होगा। तो हम सतीश को ये एडवाइस देंगे कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस से शुरुआत कर सकता है। 6 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज लिमिटेड लायबिलिटी टू हिज मेंबर। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी रखता है अपने मेंबर के लिए? तो अभी हमारा डिस्कशन हुआ था, कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है उसके मेंबर्स के लिए। पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप की फर्म की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो होते हैं उनकी लायबिलिटी कर्ता के ऊपर होती हैं, लेकिन कंपनी की लायबिलिटी कंपनी तक ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th,
मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी, एक कंपनी के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है? तो मिनिमम नंबर जो है वो कंपनी पब्लिक कंपनी के लिए वो होते हैं 7, 7 कम से कम मेंबर्स चाहिए, और मैक्सिमम की कोई लिमिट पब्लिक कंपनी के नहीं होती है। लेकिन यही प्राइवेट कंपनी के केस में ये नंबर 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अ पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड एज, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम पब्लिक कंपनी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। एज पर कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। सेकंड ऑप्शन है कंपनी विच हैज़ अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इट्स शेयर्स, ऐसी कंपनी जो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करने पर जिसके रेस्ट्रिक्शन होती हैं। अ कंपनी विच इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक, ऐसी कंपनी जिसको अपने शेयर्स इशू करने पर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं। अ कंपनी विच हैज़ लिमिटेड द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स अप टू 200, ऐसी कंपनी जो जिसके मिनिमम जिसके नंबर जो हैं वो 200 तक हो मेंबर्स जो हैं वो 200 तक हो सकते हैं। तो कंपनी एक्ट में क्या डेफिनेशन दी गई है? तो कंपनी एक्ट में सिर्फ और सिर्फ इतनी डेफिनेशन दी गई है कि कोई भी ऐसी कंपनी, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन जो दी गई है वो ये दी गई है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसे पब्लिक कंपनी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केस स्टडीज में आपको पूछा जा रहा है, अमित इज परफॉर्मिंग अ बिजनेस एक्टिविटी in which he enjoy all the profits and bear all the risk alone, सारे प्रॉफिट्स को खुद ही लेता है वो और सारे रिस्क अकेला ही बियर करता है। तो इसमें से वो कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है? तो अमित जो है वो चला रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला ओनर होता है, सारे प्रॉफिट भी उसी के होते हैं और सारे रिस्क भी उसी के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए इज रनिंग अ रिटेल शॉप of grocery items under the sole proprietorship from of business. A son wants him to expand the shop and deal in other types of goods as well, but A does not agree with his son plan. Do you think that A's son can execute his plan without A's consent? मतलब क्वेश्चन ये हमारा इस तरीके से है कि ए एक बिज़नेस को चला रहा है रिटेल शॉप की, उनका एक सन है जो उस बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रहा है अपने हिसाब से, तो क्या वो ए की परमिशन के बगैर उस बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकता है? ऑप्शन दे रखे हैं यस, दूसरा ऑप्शन नो, यस बट आफ्टर कंप्लीटिंग फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज़, कर सकता है लेकिन कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज, तो वो उसको ए की परमिशन के बगैर उसमें किसी भी तरीके से नई चीज़ एक्सपेंड करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। जब तक ए परमिशन नहीं देगा तो वो उसका सन उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो हमने ये आज क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ और हम डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए आप ये वीडियोस आगे की हमें देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।